गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने दो अभ्यासें खत्म कर ली हैं। अध्याय 2 तक समाप्त हो चुका है, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, अध्याय 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है आव्यूह। तीसरा अध्याय क्या दिया गया है? आव्यूह। चैप्टर 3 दिया गया है आव्यूह। पहले समझ लेते हैं आव्यूह क्या होता है। आव्यूह होता क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, दुकानों में जो किसी चीज का अगर पर्चा बनाते हैं या कोई सामान लाना होता है, तो सामान का अगर पर्चा बनाते हैं रेट सहित, मूल्य सहित, मूल्य और सामान का पर्चा बनाते हैं, मूल्य और सामान का पर्चा बनाते हैं, तो ध्यान दिया होगा हम लोग सामान लिखते हैं और मूल्य लिखते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से एक आयताकार सारणी बनाते हैं, हम सामान लिखते हैं और मूल्य लिखते हैं, तो इस तरीके से एक आयताकार सारणी बनती है। बनती कि नहीं बनती? इस तरीके से एक आयताकार सारणी बनती है, ठीक है, जिससे हम लोग सामान और मूल्य लिखते हैं, है ना। ठीक, मान लीजिए कोई भी सामान लिखना है, गेहूं, चावल, दाल, है ना, चना, इस तरीके से कोई भी सामान, इनका मूल्य अगर लिखना होता है तो लिखा होता है 18 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना, 18 रुपए। और चावल लिखा होता है 16 रुपए, दाल है 70 रुपए, इस तरीके से चना 50 रुपए, इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, अगर यही चीजें अलग अलग दो दुकानों में निकालनी हो, यही चीज अगर हमें अलग अलग दो दुकानों की तुलना करनी हो, यानी कि फर्स्ट दुकान फर्स्ट और दुकान सेकेंड, है ना, तो दुकान फर्स्ट का मूल्य और दुकान सेकेंड का मूल्य, तो फर्स्ट और सेकेंड का मूल्य अगर देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 19 रुपए, है ना, 17 रुपए, 68 रुपए या 45 रुपए। इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड दुकान के मूल्यों को हम एक सारणी में लिखते हैं। इस तरीके से सारणीबद्ध करके लिखते हैं। अगर इसको हम सारणी में ना लिख करके हम इन सबको ना लिखें, इसको भी ना लिखें, केवल इनके 18, 16, 70, 50 इसको लिख लें, 19, 17, 68, 45 इसको लिख लें, और एक इसको कोष्टक में बंद कर दें। इसमें बंद कर दें, कोष्टक में बंद कर दें, बड़ा कोष्टक में बंद कर दें। अगर इसको हम बड़ा कोष्टक में बंद करते हैं तो ये एक आव्यूह बन जाता है। क्या बन जाता है? इसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये आव्यूह होता है। अब इसमें दो चीजें देख रहे हो, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और जो ये स्तंभ वाली रेखा होती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो खड़ी रेखा होती है, इसको स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, स्तंभ को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पंक्ति को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। पंक्ति को हमेशा हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं और कॉलम को हमेशा सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो होता है वो आई जे के फॉर्म में होता है, यहाँ पर सी भी आई जे के फॉर्म में होता है। आर, ये आई और जे का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आई और जे का मतलब होता है, जो आई है वो कौन सी पंक्ति का अवयव है ये बताता है। ठीक है, आई जो बताता है वो बताता है कि कौन सी पंक्ति का अवयव है, और जे बताता है कौन से स्तंभ का अवयव है। जे बताता है कौन से स्तंभ का अवयव है। ठीक है,
तो हम लोग पहले पढ़ते हैं आव्यूह। आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की परिभाषा अगर देखें, इसकी परिभाषा देखें, ठीक है, इसकी परिभाषा अगर देखें तो mn संख्याओं का निकाय, mn संख्याओं के निकाय जिसमें n निकाय जिसमें, या सिस्टम कह सकते हो, निकाय को जिसमें m क्या है, m पंक्ति और n स्तंभ, m पंक्तियों और n स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम गुणे n, यम इंटू n कोटि या क्रम, है ना, क्रम का आव्यूह कहा जाता है। कोटि या क्रम का आव्यूह कहा जाता है। समझ ले इसको। कह रहा है यम n संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों और n स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम गुणे n कोटि का आव्यूह कहा जाता है, कोटि या क्रम का आव्यूह कहा जाता है, ठीक है, या यम गुणे n आव्यूह भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको समझना कैसे, मान लीजिए एक सारणी हमने बनाई, ठीक है, ए ऐसे बना, ऐसे समझ लो A11, या फिर ऐसे समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इस तरीके से है यम n, या फिर और कुछ लिख दो, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके पी तक लिख लो, ठीक है, डॉट डॉट करके कहाँ तक, पी तक लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये m इंटू n क्रम का आव्यूह है, यम इंटू n क्रम का आव्यूह है। जो यम है ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, जो n है वो स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और यम इंटू n जो है ये इस आव्यूह में अवयवों की संख्या को दर्शाता है, समझ रहे हो। यम जो है, जहाँ लिख लो चाहे, जहाँ यम पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, किसको, पंक्तियों की संख्या, ठीक है, n स्तंभों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, ठीक है। जो यम है वो पंक्तियों की संख्या और जो n है वो स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, और यम गुणे n जो है वो किसको दर्शाता है, अवयवों की संख्या को, यम गुणे n अवयवों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, यम गुणे n अवयवों की संख्या को दर्शाता है। इतना आ गया होगा समझ में। मान लीजिए हम कोई आव्यूह लिखें, और एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एग्जाम्पल के लिए कोई आव्यूह लिखें इस तरीके से, मान लीजिए एक आव्यूह हमने लिखा 2 4 6 3 8 5 7 4 3, ठीक है, और हम पूछ लें यहाँ पर कि ये किस क्रम का है या किस कोटि का है, तो सब लोग बता लोगे।
हम सीधे से देखते हैं यम इंटू एन क्या है, यम पंक्तियों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या। तो हम पंक्तियों की संख्या देख लेते हैं, स्तंभों की संख्या देख लेते हैं ना। तो पंक्तियां कितनी हैं, तो पंक्तियां होती क्या हैं, तो अभी बताया था पंक्तियां होती हैं जो इस तरीके से देखो, तो ये पंक्तियां होती हैं ना, तो ये पंक्तियां होती हैं, क्या होती हैं पंक्तियां। ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये तीसरी पंक्ति है R3। ठीक है, मतलब कितनी पंक्तियां हुई हमारे पास, एक दो तीन पंक्तियां हुई। कितनी पंक्तियां, तीन। तो पंक्तियों की संख्या आ गई तीन। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई इसमें, तीन आ गई। अब स्तंभों की संख्या की बात करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, है ना, ये हो गया C3। मतलब ये वाले जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं, ये जो होते हैं वो पंक्तियां होती हैं, है ना। ये जो इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो होते हैं स्तंभ। तो ये C1 C2 C3 यानी कि स्तंभों की संख्या भी कितनी है, स्तंभों की संख्या बराबर भी तीन है। ठीक है, तो इस पंक्तियों की संख्या भी तीन है और स्तंभों की संख्या भी तीन है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्रम या कोटि क्या हो जाएगी, है ना। तो इसकी कोटि हो जाएगी तीन गुणा में तीन, है ना। यम गुणायन होता है तीन गुणा में तीन, पंक्तियों पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यानी कि तीन गुणा तीन क्रम का ये अवयव बनेगा। ये किस क्रम का अवयव बनेगा, तीन गुणा तीन क्रम का अवयव बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे समझ लो, तीन गुणे तीन क्रम का ये अवयव हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तुमसे पूछ लिया जाए कि इस अवयव के अवयवों की संख्या क्या होगी, इस अवयव के अवयवों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या, तो यहाँ भी तीन गुणा तीन होता है, तो तीन त्रिका नौ अवयव हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, नौ अवयव हो जाएंगे। अब यहाँ पर चाहो तो गिन लो, तीन तीन छह तीन नौ, नौ अवयव होंगे यहाँ पर। तो यहाँ इतना समझ में आ गया, अवयवों की संख्या तीन गुणा तीन यानी कि नौ हो जाएगा। ठीक है, नौ अवयव इसमें होंगे, गिन भी सकते हो, नौ अवयव, नौ अवयव हैं, है ना। अब इसके बाद अगर बात करें, ये तो अवयव की परिभाषा हो गई पूरी। ठीक है, ये अवयव की परिभाषा हो गई। नोट करना है जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नोट हो गया। जल्दी से बताओ।
मिटाएं इसको। मिटा दें इसको। चलिए अच्छा इसको मिटाते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये तो हो गया अवयव की परिभाषा। अब बात करें अवयव के क्रम या ऑर्डर की या कोटि की, है ना। अवयव के क्रम या ऑर्डर की या कोटि की। अवयव की कोटि हमने इसे बता दी थी, है ना। अवयव की कोटि, अवयव की अवयव का क्रम या कोटि, है ना। अवयव का क्रम या कोटि। अवयव का परिभाषा में ही कि अवयव का क्रम या कोटि होता क्या है। तो यदि किसी अवयव में या अवयव में यम पंक्तियां हो, क्या हो, यम पंक्तियां हो और यन स्तंभ हो, और यन स्तंभ हो, तब यम गुणे यन को, यम इंटू यन को अवयव क्रम या कोटि कहते हैं। अवयव का क्रम या कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो ये स्तंभ और पंक्तियां का बराबर होना संभव जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि यम और यन बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यम और यन का बराबर होना, समान होना, बराबर होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हो, ठीक है। हो सकता है यम का मान कुछ और हो, यन का मान कुछ और हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अवयव दिया गया है ए बी सी, है ना, डी ई एफ, इस तरीके का एक अवयव है। तो ये जब इसके हम कोटि की बात करेंगे या क्रम की बात करेंगे, जब इसके कोटि और क्रम की बात करेंगे, तो जब इसकी कोटि देखेंगे, कोटि या क्रम देखेंगे, तो इसका कोटि और क्रम क्या हो जाएगा, दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं इसमें, है ना। यानी कि 2 गुणे 3 क्रम का है। कितने क्रम का है, 2 गुणे 3 क्रम का। कोटि इसकी क्या है, 2 गुणा 3 है ना। इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 3। अब यहाँ कोटि 2 गुणा 3 है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर हों, ठीक है। पंक्तियां और स्तंभ का बराबर होना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया। इसके बाद आगे दिया हुआ है अवयव के तत्व। अवयव के तत्व, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं सारे। अगर ये नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अवयव के तत्व क्या होते हैं, अवयव के तत्व जो इसके अंदर ये लिखे होते हैं ना, यही अवयव के तत्व कहलाते हैं। कोई अवयव दिया हो, इसके अंदर जो लिखा होता है वही क्या होते हैं, अवयव के तत्व हैं। यदि कोई अवयव दिया गया है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई अवयव ए बराबर, कोई अवयव ए दिया गया है, ठीक है। ए बराबर मान लेते हैं हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, ठीक है। छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना, या फिर थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। ए बराबर A11, A12, A13, इस तरीके से डॉट डॉट और भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। A21, A22, A23, ऐसे ही और लिखे जा सकते हैं, ठीक है। A31, A32, A33, इस तरीके से और भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे भी लिखे जा सकते हैं, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है।
और ये कहां तक जा सकते हैं, ए आई जे तक, ए आई जे तक जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए आई जे तक जा सकते हैं। यहाँ पर ए आई जे क्या है, आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या है, ए आई जे तक जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्या होगा, ए आई जे क्या होगा, जहाँ आई क्या है पंक्ति और जे स्तंभ है, तो आई में पंक्ति और जे में स्तंभ का अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तत्व का मतलब अवयव ही होता है। तत्व का मतलब क्या होता है, अवयव भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि आव्यूह के अवयव कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ये होते क्या है, इससे समझ में आ रहा है कि A11, A12, A13 है ना, तो इस आव्यूह ए के आव्यूह ए में A11, A12, A13, A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये वाले ये सारे क्या हैं, ये सभी आव्यूह के तत्व हैं या अवयव हैं, आव्यूह के तत्व या अवयव हैं, तत्व या अवयव हैं। ठीक है, तत्व या अवयव हैं, तो ये सभी आव्यूह के क्या हैं, तत्व हैं या फिर अवयव हैं, ये कह सकते हैं। तो समझ में आ गया, हम जब भी निकालेंगे A11 कहेंगे तो कौन सा अवयव होगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। ठीक है, A12 की बात करेंगे तो कौन सा होगा, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा। A13 की बात करेंगे तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। आगे बढ़े, आव्यूह का निरूपण। तो आव्यूह के निरूपण की अगर बात करें, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का जो निरूपण होगा, आव्यूह का निरूपण। ठीक है, वैसे आव्यूह को हम ज्यादातर बड़े अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। ठीक है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं तथा आव्यूह के तत्वों को छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए यही हो जाएगा, है ना, ए बराबर, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर, ठीक है, ये बन जाएगा, ऐसे लिख लो, ABCDEF, है ना, GHI, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर गिनती से भी दर्शाते हैं इसको, गिनती भी लिखते हैं इसमें, है ना, क्या लिखते हैं, गिनती भी लिखते हैं। तो ए बराबर यहां से क्या बन जाएगा, 1 3 5 7 4 3 2 4 6, इस तरीके से, है ना। ठीक है, छोटे अक्षरों से, या फिर क्या कैसे करते हैं, छोटे अक्षरों या क्या कह दें, संख्या, है ना, संख्याओं से दर्शाते हैं, ठीक है, से दर्शाते हैं। ठीक है, छोटे अक्षरों या फिर संख्याओं से दर्शाते हैं। इस तरीके से ये बनता है आव्यूह, आव्यूह का निरूपण होता है। ठीक है, अब इसके बाद है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह भी कई प्रकार के होते हैं। आव्यूह के प्रकार, इसको भी समझ लो, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। आव्यूह के प्रकार,
आव्यूह के प्रकारों की अगर बात करें तो आव्यूह भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला अवयव होता है क्षैतिज अवयव। पहला क्या होता है? क्षैतिज अवयव। पहला होता है क्षैतिज अवयव। ठीक है, तो क्षैतिज अवयव कैसा अवयव होता है? तो ऐसा अवयव होता है क्षैतिज अवयव जिसमें पंक्तियों की जो संख्या है। क्षैतिज अवयव कैसा अवयव होता है? क्षैतिज अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो। ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें अवयव लिख सकते हो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज अवयव कहलाता है। क्षैतिज अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अवयव ए बराबर तरीके से कोई अवयव दिया हुआ है, मान लीजिए ए आई ओ, ठीक है, यू ई बी, इस तरीके से कोई अवयव दिया है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पंक्तियां इसमें कितनी है? 2 हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 2 हैं। स्तंभ कितने हैं? 3 है। मतलब 2 छोटा होगा 3 से, 2 छोटा है 3 से। इसका मतलब है कि जो पंक्तियां हैं वो स्तंभों की संख्या से क्या है? स्तंभों से कम है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। और तो यहाँ पर जो अवयव ए दिया गया है कैसा अवयव होगा? क्षैतिज अवयव होगा। जो अवयव ए दिया गया है वो कैसा अवयव होगा? क्षैतिज अवयव होगा। दूसरे नंबर की बात करें, इस ऊर्ध्वाधर अवयव। दूसरा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव की बात करें, है ना? ऊर्ध्वाधर अवयव की बात करें तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर अवयव में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ठीक है, क्षैतिज अवयव में क्या था? क्षैतिज अवयव में था इस पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। लेकिन ऊर्ध्वाधर अवयव की अगर बात करें तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव हो जाएगा ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो। स्तंभों की संख्या से अधिक हो। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई अवयव दिया है 3 4 5 7 6 4 3 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो समान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर एक और बढ़ा यानी 3 2 4 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं? यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं? तो यहाँ पर पंक्तियां हैं 4।
है ना। स्तंभ कितने हैं, यहाँ पर स्तंभ है 3। स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। पंक्तियां कितने, 1 2 3 4, है ना। पंक्तियां कितने, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने, 1 2 3 स्तंभ हैं। तो 3 स्तंभ 4 पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। अतः जो आव्यूह हमने बनाया, जो आव्यूह दिया है या लिखा, ये कैसा आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, तीसरा दिया गया है। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। कैसा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। इसको मिटा दे। तो तीसरा देखो क्या होता है, प्रकार तीसरा। इसका तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है वर्ग आव्यूह। इसके तीसरे प्रकार की अगर बात करें तो वो होता है वर्ग आव्यूह। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होगा, वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, जिसमें लिख सकते हो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, बराबर हो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संख्या समान है तब क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए बी सी डी। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हो जाएंगे 1 2 3 5 4 3 2 4 3। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखना ध्यान से, तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, है ना। यहाँ पर पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां कितनी है, 2। स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 2। दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल हो जाएंगी पंक्तियां और स्तंभ। यहां भी वही क्रिया है ना, 1 2 3 पंक्तियां, 1 2 3 स्तंभ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्तियां कितनी, यहाँ पर पंक्तियां हैं 3, है ना, और स्तंभ कितने, यहाँ पर स्तंभ भी हैं 3। तीनों इक्वल, दोनों इक्वल, है ना। 3 और 3 स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है, इक्वल है। इस वजह से ये कैसे आव्यूह हो गए, ये दोनों कैसे आव्यूह हो गए, दोनों हो गए वर्ग आव्यूह। दोनों कैसे आव्यूह हो गए, वर्ग आव्यूह हो गए। ठीक है, दोनों वर्ग आव्यूह हो गए। ठीक है, तो ये इतने हो गए आव्यूह के प्रकार, 3 प्रकार हो गए, है ना। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8 9 10, ठीक है, ऐसे 11 12 आव्यूह के प्रकार हैं। जो कुछ ये सारे आव्यूह के प्रकार कल बता देंगे। ठीक है, टाइम भी अपना हो चुका है, ओवर हो गया है, 5 मिनट ओवर भी हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, आगे कल बताएंगे।